Hello everyone, welcome back to our YouTube channel साई मिलन कोचिंग क्लासेस एंड आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपने अपकमिंग टेस्ट के लिए प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ है वो प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो उसी कड़ी में मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, मौलिक अधिकार, जिसमें हर एक टेस्ट के अंदर इसके रिगार्डिंग या इससे इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मौलिक अधिकार क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार वो बुनियादी और आवश्यक अधिकार होते हैं जो किसी भी देश के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को दिए जाते हैं। और ये अधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि वहां के जो नागरिक है वो अपना सर्वांगीण या ऑल ओवर डेवलपमेंट है वो कर सके, प्लस साथ में किसी सरकारी या निजी मनमाने से भी वो बचे रह सके कि ताकि उनके ऊपर कोई प्रेशराइज करके उनको अपनी बात है वो ना मनवा सके। मौलिक अधिकार के रिगार्डिंग बताया गया, मौलिक अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी व्यक्ति के अस्तित्व मींस उनकी आइडेंटिटी और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है। ये क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, उसकी आइडेंटिटी को बताते हैं और उन्हें क्या देते हैं, फ्रीडम देते हैं कि सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। और जो ये मौलिक अधिकार है ये हमें हमारे देश के सर्वोच्च कानून अर्थात किससे मिले हुए, संविधान से मिले हुए हैं। तो चलो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि जो मौलिक अधिकार है वो क्या है, कौन से संविधान के कौन से भाग में है, किस आर्टिकल के अंदर ये आते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलो देखते हैं आगे। अब सबसे पहले हम डिस्कशन ये कर लेते हैं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, तो ये कौन से पार्ट में गिवन है उसके बारे में बताता हूं मैं आपको। भारत के संविधान के भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से, अनुच्छेद मींस आर्टिकल्स, दोनों बाइलिंगुअल लेके चलते हैं, पार्ट 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है, आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग है हमारा कौन सा, भाग 3। और कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, कौन से अनुच्छेद में आते हैं, तो 12 से लेकर 35 तक आते हैं। अब भाग की बात आ गई तो यहाँ पे देखो, अगर टोटल पार्ट अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एट द टाइम कितने पार्ट्स हैं, टोटल 25 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं। और यहां पे एक चीज देख लीजिए, करंट में कितने हैं जो पार्ट्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 25। बट जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब हमारा इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, दैट टाइम हमारे पास कितने थे, 22 पार्ट्स थे और अभी कितने हैं, 25। तो उसके थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है, इनका मेन पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट्स का, विधि का शासन स्थापित करना। विधि का शासन मींस रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कि हमारे देश में कानून है वो सबसे सर्वोच्च है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। और कानून है वो जो सर्वोच्च कानून है वो किसे कहा गया है, संविधान को कहा गया है। इसका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स है उसे वो कहां से कॉपी किए गए हैं, वो किए गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इनको भारत के मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी जाती है। अब यहाँ पे बात आई कि जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है, वेस्टर्न टर्म है, वहां से कॉपी किया गया है। मैग्ना कार्टा मीन्स महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट, पेपर, विषय। तो जो फंडामेंटल राइट्स है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी माना गया है। भारत के मूल संविधान मीन्स जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना, दैट टाइम कितने मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन संपत्ति के अधिकार को बाद में हटा दिया गया। अब ध्यान से देखो, ओरिजिनल स्टार्टिंग में हमारे पास कितने थे, 7, अभी कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, 6। तो कौन से अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार मींस राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, इसको कब हटाया गया, इसको हटाया गया इन द ईयर 1978, 1978 में हटाया गया। और ये कौन सा संशोधन था, अगर ये भी पूछा जाए तो ये आपका था 44वां संशोधन, 44वां संशोधन। संशोधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट।
44th अमेंडमेंट किया था 1978 में, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से शिफ्ट कर दिया गया था। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? लीगल राइट है। क्या है? कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। और ये कौन से आर्टिकल में आता है? ये अब आपका आता है आर्टिकल 300A में, 300A के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो वो संशोधन कौन सा था? 44वां। ईयर कौन सा था? 1978। अब राइट टू प्रॉपर्टी जो संपत्ति का अधिकार का क्या है? कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 300A के अंदर, 300A के अंदर। अब 12 से शुरू करते हैं, मौलिक अधिकारों के प्रकार। मैंने बताया था आपका जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 से 35 में आते हैं। तो 12 आर्टिकल के अंदर क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। बार बार पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 12 में क्या है, या किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो वो आपका कौन सा अनुच्छेद है? 12। इसमें हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको डिफाइन किया गया है, उसके अंदर जो पीएम, प्रेसिडेंट, ठीक है, उन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, उन सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 क्या है? मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। हमारे पास मूल अधिकार कितने अभी? 6। तो उन 6 के 6 अधिकारों को जो प्रोटेक्टर का जो काम करता है वो कौन सा करता है? अनुच्छेद 13। कैसे प्रोटेक्टर का काम करता है? कि अनुच्छेद 13 हमें कहता है कि अगर संविधान के अंदर संविधान के अंदर जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर उसके अंदर कोई भी बदलाव किया जाता है तो कोर्ट क्या कर देता है? उसको रिजेक्ट कर देता है। आप बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। और इसके लिए संविधान के अंदर क्या दिया गया है? यह शक्ति किस किस को दी गई है? ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 32 में। और हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की स्पेशली पावर दी है। और हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 226। तो ध्यान रखना आपको ये चीज। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में पावर गिवन है, और हाई कोर्ट में 226 आर्टिकल में गिवन है कि आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हो। तो ये आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा कि आर्टिकल 12 में क्या है, 13 में क्या है, ठीक है, कि जो हमारा जो संविधान है वो हमने कौन से देश से, सॉरी, ये फंडामेंटल राइट्स है वो कहां से कॉपी किए हैं? अमेरिका से किए गए हैं। इसको मैग्ना कार्टा की संख्या दी गई है। पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, अब कितने हैं? 6 हैं। चलो अब आगे देखते हैं। 12 और 13 हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अब हमारे पास क्या? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हमारे कहां से कहां तक जाएंगे? ये हमारे जाएंगे 14 टू 32 तक। आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक है। तो उनके बारे में हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। आपको जो ये फंडामेंटल राइट्स है ना, सीक्वेंस से लर्न करने हैं। अब आप कहोगे कि सर सीक्वेंस से क्यों लर्न करने हैं? इसलिए करने के जो कि इनके आर्टिकल्स है ना वो नंबर वाइज आएंगे, ठीक है, तो ताकि वो हम प्रॉपरली है वो लर्न कर सके, कोई स्किप ना हो। चलो देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिफ्थ है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और लास्ट आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अभी इनके आर्टिकल कर लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में गिवन है। पहला हमारे पास है राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार। और ये अधिकार क्या कहता है भाई? अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल पीपल आर इक्वल वेदर दे बिलोंग्स टू एनी रिलीजन, कास्ट, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, कोई भी रिचुअल कल्चर की प्रैक्टिस करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के अंदर सब क्या है? बराबर है। तो राइट टू इक्वेलिटी वो कौन से आर्टिकल में आता है? आपका आता है आर्टिकल 14 टू 18, 14 से 18 तक। जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर आता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये आपका आता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। 19 से 22 तक सेम है ये भी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 23 से 24 में। फिर आपका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। 25 से 28 तक। फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये किस में आता है? आपका अनुच्छेद 29 और 30 में आता है। फिर लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपका आता है
अनुच्छेद 32 में, किस में आता है? अनुच्छेद 32 में। अब यहां पे आप कहोगे कि सर 14 से लेकर 32 तक कॉन्टिन्यूसली है, बट कौन सा नहीं है हमारे पास? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31। तो जैसे हमने बताया कि इस अनुच्छेद 31 में पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार था। अब वो क्या हो चुका है? रिमूव हो गया है। कौन सा अमेंडमेंट था? 44th, 44वां संशोधन किया गया था। ईयर कौन सा था? 1978। और अब वो क्या बना दिया है? अब वो बना दिया है लीगल राइट, कानूनी अधिकार है। ठीक है, और कौन से आर्टिकल में आता है अभी ये? 300 ए में, 300 ए में। तो इसमें मैंने बेसिकली आपको क्या बताया? 6 फंडामेंटल राइट बताए। कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं वो बताया। अब नेक्स्ट में हम इनको वन बाय वन है वो क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो इतना आई होप समझ आया होगा, इसको नोट डाउन कर लेना। चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अभी है हमारा राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी हमारा किस में आता है? 14 से लेकर आर्टिकल 14 टू 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब हमें क्या करना है? एक एक अनुच्छेद को डिस्कशन करेंगे। 14 में क्या होता है, 15 में क्या होता है, सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। तो जो हमारी राइट टू इक्वेलिटी की डेफिनेशन होती है ना, वो सेम एज किस में आ जाएगी? आर्टिकल 14 में आ जाएगी। कानून के समक्ष समानता, मींस इक्वेलिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसके अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस राइट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, कि कानून के समक्ष चाहे कोई गरीब है, अमीर है, किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, कोई भी भाषा बोलता है, किसी भी क्षेत्र से है, ठीक है, सब लोग क्या है? कानून के समक्ष बराबर हैं। तो ये हमारे किस में आता है? अनुच्छेद 14 में आता है। तो सबको जब भी अगर कोई किसी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड अगर कभी भी कोई जांच पड़ताल होगी तो इस आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें यह नहीं होगा कि जो गरीब है, ठीक है, और अमीर है, दोनों ने सेम क्राइम किया है, तो गरीब गरीब है, ठीक है, उसके पास पैसे कम है, तो उसको 6 महीने की जगह 1 साल की सजा हो जाएगी। और जो दूसरा है, जो अमीर है, उसके पास पैसे है, उसको 6 महीने के बजाय 1 महीने हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कानून के समक्ष सभी लोग क्या है? बराबर हैं। फिर उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 15 की धर्म, जाति, लिंग, लिंग मीन्स लड़का लड़की, ठीक है, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। मतलब इन सब के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ये किस में आता है? आपका आर्टिकल 15 में आता है। मीन्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा, शोषण नहीं किया जाएगा। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कलर, कास्ट, सेक्स, गर्ल और बॉय, और प्लेस ऑफ बर्थ। सभी के पास क्या है? इक्वली राइट है। वो किसी भी दुकान पर, होटल में, कुआं, मंदिर, कहीं पर भी, किसी घाट पे, रोड पे वो इजिली आ जा सकते हैं। इस आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? आर्टिकल 15। क्या हो गया? आर्टिकल 15। 14 में क्या बताया? कानून के समक्ष सभी क्या है? समान है। 15 की धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब आपका आता है आर्टिकल 16, सार्वजनिक रोजगार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है। ठीक है, अवसर की जितने भी जो पब्लिक, जो गवर्नमेंट, ठीक है, जितने भी जो रोजगार है वो लोगों को देगी, प्रोवाइड कराएगी, तो उसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वहां पर भी सबको इक्वली है वो ट्रीट किया जाएगा। सबको समान अवसर मिलेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी सबको। जैसे गवर्नमेंट जॉब अगर के कोई भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकलती है तो उसमें सबको मौके दिए जाते हैं, बट उसके अंदर कुछ चीजें एड ऑन हुई है, कुछ स्पेशल, ठीक है, यू कैन से रिजर्वेशन वगैरह है, उसके बारे में हम डिस्कशन जरूर करेंगे। तो सबको समान अवसर मिलते हैं। भेदभाव पर रोक, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी है वो नहीं होगी। संसद का अधिकार। अब बात आती है कि आर्टिकल 16 में सर संसद का क्या अधिकार है? मान के चलो कोई कोई पर्टिकुलर स्टेट है और उसमें वहां पर लोगों को अगर ज्यादा पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड हैं ज्यादा, ठीक है, उनके पास अवसरों की कमी है, तो संसद उन लोगों के लिए, पार्लियामेंट उन लोगों के लिए स्पेशली कानून है वो बना सकती है, स्पेशल कानून है वो बना सकती है, जिससे कि वो लोग अपना डेवलपमेंट कर सके, विकास कर सके। आरक्षण, रिजर्वेशन, ये आपको पता है आरक्षण भी क्यों दिया जाता है? ताकि जो बैकवर्ड है, जो पिछड़े हुए लोग हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, वो अपने आप को क्या कर सके? आगे बढ़ा सके, उस रिजर्वेशन का, उस छूट का वो फायदा उठा सके। मान के चलो कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट है, ठीक है, हम सीटेट की अगर बात करते हैं,
सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सेम टेस्ट क्या होता है, उसमें अवसर तो सबको मिलता है। अब वहां पे नॉर्मली 90 मार्क्स 60% मार्क्स है वो, एटलीस्ट आपको 150 का टेस्ट होता है, तो वहां पर आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, 60%। अब जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वहां पर 90 है, ठीक है। जो ओबीसी है उनको और यहाँ पे छूट दे रखी है, उनका 384 तक क्लियर हो जाता है। और जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको और छूट दे रखी है। तो ये क्या है, रिजर्वेशन है। क्यों दिया जाता है, ताकि ये लोग भी अपने आप को क्या कर सके, उस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है, और आगे बढ़ सके। तो इसीलिए रिजर्वेशन है वो दिया जाता है, और उन लोगों को दिया जाता है जिनका पास्ट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। धार्मिक संस्थानों के लिए अपवाद, अपवाद मीन्स कि जो हमारा जो कंट्री है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री एंड आवर कंट्री हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। यहां पर हम सभी धर्मों को क्या करते हैं, बराबर लेकर चलते हैं। किसी भी धर्म को कोई स्पेशल राइट है वो गिवन नहीं है, ठीक है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ठीक है, जैनिज्म, बौद्धिज्म, सब क्या है, समान है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है धार्मिक संस्थानों के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कुछ भी ज्यादा मेंशन नहीं है, क्या है, एक अपवाद है, इसके बारे में ज्यादा कुछ वो नहीं है। इसको अगर इंग्लिश में वो करें तो एक सिंपली समझ भी सकते हो, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें सब में क्या रहेगी, बराबर मिलेगी, इक्वेलिटी मिलेगी, समानता रहेगी। बट आपके अंदर उसको उसके अंदर ये चीजें जरूर ध्यान रखनी है। क्या, एक तो आरक्षण भी आर्टिकल 16 के अंदर आता है, संसद का अधिकार भी आर्टिकल 16 में आता है, धार्मिक संस्थानों के लिए अपवाद ये भी किस में आता है, अनुच्छेद 16 में ही आता है। आर्टिकल 17 बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 17 के अंदर क्या आता है, अस्पृश्यता का अंत, मींस एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। अगर कोई मान लो अनटचेबिलिटी को अगर कोई बढ़ावा देता है, इस तरीके की चीजें करता है, तो उसको बहुत ज्यादा मतलब क्या किया जाएगा, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, पनिश किया जाएगा। अब ये क्राइम है। तो जो छुआछूत है, ठीक है, उसका क्या कर रखा, अंत कर रखा है। कोई भी किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर, स्पेशली कास्ट के ऊपर आप किसी को कोई भी है वो कमेंट है वो नहीं कर सकते, या उसके आधार पर आप उसको नीचा नहीं दिखा सकते हो, स्पेशली ऑन पब्लिक प्लेसेस। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, मींस एबोलिशन ऑफ टाइटल। एबोलिशन ऑफ टाइटल मींस कि आप किसी मतलब अपने साथ, अपने सरनेम के साथ किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट से रिलेटेड, ठीक है, और या ऐसी कोई उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते हो कि जिससे कि देश की जो सेकुलरिटी है उसको क्या हो, हार्म हो। इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो टाइटल्स हैं जो हमें एजुकेशन में मिलती है, जो हमें एजुकेशन में मिलती है पढ़ाई के द्वारा, जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, लाइक दैट, या इसके अलावा जो हम जॉब में जो हमें जो उपाधियां मिलती हैं, वो इसके अंदर शामिल नहीं है, वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अलावा जो हमारी कंट्री के अंदर जो अवार्ड मिलते हैं, लाइक सबसे हमारा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो देश का सर्वोच्च जो है वो कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, है ना, इसके अर्जुन अवार्ड हो गया। तो इस तरीके के जो अवार्ड है वो हम अपने सरनेम में एड ऑन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उप टाइटल्स का अंत है। इसके अलावा ये सब चीजें हैं वो एजुकेशन, जॉब के टाइटल्स के इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमें जो अवार्ड मिलते हैं उनका हम अपने सरनेम में यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म श्री, है ना, अर्जुन अवार्ड जो खेल में मिलता है वो। इसके अलावा अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री के अंदर अगर किसी उपाधि के लिए कोई सम्मान अगर मिलता है, तो उसके लिए हमें फर्स्टली किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो अलाउ करते हैं तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं, अदरवाइज हमें वो नहीं ले सकते हैं, वो उसको हम नहीं ले सकते हैं। तो ये फिर एक बार देख लो, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, 15 में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 में क्या होगा कि जितने भी अपॉर्चुनिटी है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वो सबको इक्वल मिलेंगी। इसके अंदर आप संसद का अधिकार, रिजर्वेशन और धार्मिक संस्थानों के लिए अपवाद, ये सब आता है। आर्टिकल जो 17, अनुच्छेद 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये दैट इज अ क्राइम, ठीक है। अगर आप अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देते हो तो वो सब छुआछूत पहले हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी, अब कानून बन गया, अब तो अगर कोई इसको बढ़ावा देता है तो दैट इज क्राइम।
उसके बाद 18 है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग से पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस राइट वी कैन फ्री टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू अवर चॉइस। हम अपनी मर्जी से चीजें कर सकते हैं, बट हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां पर दूसरे का राइट है वो शुरू हो जाता है, तो वहां पे हमारा अधिकार है वो खत्म हो जाता है। ये नहीं कि ये तो हमारा राइट है और हम चीजें करते रहें और दूसरे लोग परेशान होते रहे, तो वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए जो हमारा जो प्रिम्बल है उसके अंदर वर्ड यूज है वो क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी की क्या होता है, फ्रीडम होती है, बट मैंने जो इसमें बताया लिबर्टी में क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है। क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन, रुकावटें होती है। मैंने बताया कि हमारा फंडामेंटल राइट्स वहां तक है जहां तक कि दूसरे का अधिकार शुरू नहीं होता है। जहां तक दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है वहीं पे हमारा अधिकार है वो खत्म हो जाते हैं। अब हम करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ये कहां से आता है, आर्टिकल 19 से 22 तक आता है। कौन से आर्टिकल से, 19 से 22 तक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 19 को, आर्टिकल 19 को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। 19 ए, 19 ए के अंदर है क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे पास राइट टू स्पीच और जो भी चीजें क्या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हमें अपने मींस एक्सप्रेस करने की क्या है, फुल फ्रीडम है। हम उसके बारे में बोल सकते हैं, अपने विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं। 19 बी में आपका क्या आता है, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, कि हम पीसफुल वे में क्या कर सकते हैं, मीटिंग है वो कर सकते हैं। मीटिंग कर सकते हैं लेकिन वो पीसफुल होनी चाहिए, इससे किसी को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान है वो नहीं होना चाहिए। अब कई बार देखो हम क्या करते हैं, मान लो पीसफुल मीटिंग करते हैं और बाद में वो पीसफुल मीटिंग है वो किसमें, वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या करती है, भाई जो लॉ है, ठीक है, जो कानून है, फिर उनके अगेंस्ट क्या भी करता है, कार्रवाई भी करता है। पुलिस उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करती है, बनती भी है। शांति, हमारा संविधान किसकी परमिशन देता है, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता देता है, ना कि ये कि इकट्ठे होकर आप किसी को नुकसान पहुंचाओ। फिर उसके बाद है 19 सी, संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब कि आप यूनियन है वो बना सकते हो, ग्रुप है वो बना सकते हो, संगठन है वो बना सकते हो। 19 डी क्या कहते हैं, भारत में घूमने की स्वतंत्रता। भारत में कि वी कैन फ्रीली मूव विद इन आवर कंट्री फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हम एक जगह से, मान लो कश्मीर जाना है, हिमाचल जाना है, उड़ीसा जाना है, तेलंगाना जाना है, तो कहीं पर भी हम अपने देश के अंदर है वो घूम सकते हैं। ठीक है, भारत में किसी भी भाग में बसने की स्वतंत्रता। जो 19 ई है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता देता है, कि हम देश के किसी भी हिस्से में जमीन खरीद कर वहां पर घर बनाकर रह सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूं कि भारत में किसी भाग में बसने की स्वतंत्रता, एक आपका था आर्टिकल 370, जो कि अब रिमूव हो चुका है, जो कि अब रिमूव हो चुका है। और ये आर्टिकल 370 वो स्पेशली किसको मिला हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर को मिला हुआ था। तो आर्टिकल 370 के अंदर है ना, जम्मू कश्मीर को स्पेशल अधिकार दे रखे थे। वो स्पेशल अधिकार क्या थे, कि उनके पास अपना खुद का क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके इसके अलावा वहां के जो लोग हैं, या वहां पर हम जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे। जमीन नहीं खरीदेंगे तो भाई बसने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, और वो क्या था कि वो आर्टिकल जो 370 है वो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर को अलग भी करता था, किससे, हमारे देश से। और इसी का फायदा उठाकर जो पाकिस्तान वाले हैं वो कंटिन्यूसली उस टाइम पे लगातार कहते भी थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो हमारा हिस्सा है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। क्योंकि बाकी स्टेट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेम था और जम्मू कश्मीर के लिए क्या था, अलग से वो था। तो इनके लिए जो फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी अगर बिल वगैरह बनते थे तो जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशली प्रिपेयर होते थे। तो उस टाइम पे इसको हम जो 19 ए है, 19 ई है, भारत में किसी विभाग में बसने की स्वतंत्रता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके ऊपर इंटेरोगेशन लगाता था। बट अब आर्टिकल 370 है वो रिमूव हो चुका है, तो अब ये बिल्कुल फिट बैठता है कि भारत में किसी विभाग में बसने की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद 19 जी आता है, पेशा, व्यापार या रोजगार की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हो, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, और कोई भी ऑक्यूपेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, आपको फुल फ्रीडम है। आप अपनी मर्जी से आप अपना काम है वो कर सकते हो। तो ये क्या थे इसके 19 ई। देखो ई के बाद क्या है, जी। क्या मिसिंग हो गया, 19 एफ। 19 एफ में क्या आता था, संपत्ति का अधिकार, जो हमने डिस्कशन किया था अभी जस्ट पहले।
और ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया जा चुका है, हटाया जा चुका है। अब ये क्या है, लीगल राइट है और कौन से आर्टिकल में आता है, 300A में। उसके अलावा आर्टिकल 19 के बारे में स्पेशल बातें क्या है, आर्टिकल 19 को भारतीय संविधान का स्वतंत्रता का चार्टर भी कहा जाता है, क्योंकि यह इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी देता है। अब बात आती है कि इसको चार्टर जो इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंस है वो क्यों दी जाती है, क्योंकि ये हमें इंडिविजुअल राइट्स का देता है, ये हमारे जो पर्टिकुलर व्यक्ति के विशेष अधिकारों का इसमें क्या है, वर्णन है। तो दो चीजें इसमें ये भी ध्यान रखना है, स्वतंत्रता का चार्टर किसे कहा जाता है, आर्टिकल 19 को। इंडिविजुअल राइट है वो कौन सा अनुच्छेद देता है, वो देता है हमारा, सॉरी कौन सा अधिकार देता है, वो हमारा देता है स्वतंत्रता का अधिकार। चलो आगे और डिस्कशन करते हैं। अब हमारे पास आता है अनुच्छेद 20 और 21, कुछ स्पेशल है इनके अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता देता हूं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, तो ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो जो हमसे नहीं लिए जा सकते, कितनी भी विकट से विकट परिस्थिति हो, कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमसे नहीं लिए जा सकते, तो वो मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 20 और 21। ध्यान रखना, अनुच्छेद 20 और 21। अब देखते हैं कि 20 और 21 में ऐसा स्पेशल क्या है। तो जो अनुच्छेद 20 है उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट भाग देखो, एक अपराध हेतु एक बार सजा मिलेगी, कि मान के चलो कि कोई अगर किसी से कोई क्राइम हो गया, कोई अपराध हो गया, मान के चलो अगर किसी ने चोरी कर ली, तो उस चोरी के लिए उस व्यक्ति को केवल एक ही बार क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ये नहीं है कि उसने चोरी कर ली और उसको एक बार सजा मिलेगी और कुछ टाइम बाद सेम क्राइम के लिए उसके लिए दोबारा भी सजा दे दी, तो ऐसा नहीं है। संविधान में क्लियर मेंशन है, एक क्राइम के लिए एक ही बार क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। इसके अलावा इसमें जो पहले भाग के अंदर ही क्या है, पूर्व व्यापी कानूनों से सुरक्षा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। अब इसका उदाहरण है ना, रिसेंट से जोड़ के चलते हैं, हमारी स्टेट हरियाणा से लेके चलते हैं कि ये क्या कहता है कि भाई अगर मान के चलो कि अगर पास्ट में हम कोई काम करते थे, पास्ट में हम कोई काम करते थे, फॉर एग्जांपल अभी गुटखा जो भी मतलब इस नशीले जो पदार्थ है, गुटखा वगैरह, पान जो भी है, ठीक है, तो उन चीजों के लिए क्या कर दिया गया, अब हरियाणा में कंप्लीटली बैन कर दिया गया कि 1 साल के लिए क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। अगर उनको कोई सेल करता है, बेचता है, तो क्या होगा, वो क्राइम होगा और उसके लिए उसको पनिश किया जाएगा। अब मान के चलो कि ये तो अभी रिसेंट में बना है, अगर इससे पहले अगर कोई बेचता हो तो ठीक है, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टोलॉज यही कहता है कि पहले हम कोई चीज करते थे, दैट टाइम वो मान्य थी, लीगल थी, लेकिन बाद में वो इलीगल हो गई, तो उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। दूसरे भाग में क्या कहा गया, जैसा अपराध वैसी सजा, कि जिस तरीके का अपराध होगा, क्राइम होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। मान के चलो अगर किसी ने चोरी का ही लेते हैं कि चोरी कर ली, ठीक है, तो उसको जो सजा भी है वो चोरी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। उसमें ये नहीं है कि उसको बहुत बड़ा क्राइम मानकर, या क्राइम तो है, ठीक है, अगर बड़े लेवल पे आप करोगे तो बहुत बड़ा भी क्राइम है, तो चोरी को चोरी के अकॉर्डिंग ही, उसी के जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो अनुच्छेद है, उन्हीं के तहत क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी। ना कि ये है कि भाई मर्डर का केस है, इसके ऊपर लगा दो और उसी के अकॉर्डिंग सजा दे दो, तो वैसा नहीं होगा। जैसा अपराध होगा वैसे ही क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तीसरे भाग में क्या है, 20 के तीसरे भाग, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मान के चलो कि कोई भी आरोपी व्यक्ति है, तो उसको पुलिस वो फोर्स नहीं कर सकती है कि अपने अगेंस्ट आप खुद गवाही दो और ये चीज एक्सेप्ट करो कि ये क्राइम मैंने किया है। तो संशोधन जो संविधान है वो चुप रहने का क्या देता है, अधिकार देता है, कि आप फोर्स है वो नहीं कर सकते, जबरदस्ती है वो नहीं कर सकते हो कि आप ये चीज है वो मान के चलो, ठीक है। हाँ, अगर उसके अगेंस्ट एविडेंस मिलेंगे तो डेफिनेटली वो क्या है, वो क्रिमिनल होगा, सजा तो उसको डेफिनेटली मिलेगी। तो ये क्या है, 3 भाग है। फिर उसके बाद आता आर्टिकल 21। पहले क्या है, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ क्या कहता है, जीवन जीने का अधिकार। चाहे मैंने बताया कि कैसे भी विकट से विकट परिस्थिति हो, सभी व्यक्तियों को जीने का अधिकार, आप उनसे वो अधिकार उनसे नहीं छीन सकते हो। फिर उसके बाद 21A एड ऑन हुआ है, पहले नहीं था ये कब एड ऑन हुआ, इन द ईयर 2002, 2002 में एड ऑन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था ये आपका था 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया है
कि 6 से जो 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उन सभी के लिए शिक्षा क्या है, अनिवार्य है, एजुकेशन है वो कंपलसरी है। किन बच्चों के लिए, 6 से 14, 16 टू 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन क्या है, वो कंपलसरी है। ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 21A के अंदर आता है। और ये कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन था। और कौन से ईयर में आई है, 2002 के अंदर आया। तो एक बार फिर से थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, एक अपराध हेतु एक बार सजा मिलेगी। दूसरा कि अगर कोई एक्स पोस्ट फैक्टोलॉज, इसके अंदर क्या कहा गया है कि अगर पहले अगर कोई हम काम करते थे उस टाइम पे वो लीगल था, लेकिन बाद में वो इलीगल हो गया तो उसके लिए आपको सजा नहीं मिलेगी। जैसा अपराध होगा उसी तरीके की आपको सजा दी जाएगी। और तीसरा, किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, कोई भी आरोपी व्यक्ति है तो उसके साथ क्या नहीं कर सकते, उसको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, फोर्स नहीं किया जा सकता। फिर आर्टिकल 21 में क्या है, 2 पार्ट्स में, 21 में आता है आपका राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार सभी व्यक्तियों के पास है। अमीर गरीब किसी भी धर्म से कोई भी भाषा बोलता, सबके पास क्या है, जीवन का अधिकार है। दूसरा 21A के अंदर क्या आता है, 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया और इसके अंदर बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा क्या है, वो अनिवार्य है। और एक और क्वेश्चन जो मैंने शुरू में बताया था कि ऐसे कौन से अनुच्छेद, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो आपसे कभी नहीं लिए जा सकते, वो आपका रहेगा अनुच्छेद 20 और 21। इसके अलावा जो बाकी राइट्स है कई बार वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कुछ टाइम के लिए वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, बट ये 2 राइट है वो हमेशा आपके पास रहेंगे। अब आती है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है, अगर मान के चलो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मनमानी करके पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और ही और शी डोंट नो द रीजन, उसको अरेस्ट कर लिया और उसे पता नहीं कि मेरे को अरेस्ट क्यों किया गया है, तो उस सिचुएशन में उसके पास 3 अधिकार होंगे। कितने अधिकार होंगे, 3 अधिकार होंगे। अगर उसको मनमाने तरीके से क्या किया गया है, अरेस्ट किया गया है। पहला, हिरासत में लेने का कारण जानना, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसके पास ये अधिकार बनता है कि वो ये रीजन जाने, ये कारण जाने कि भाई मुझे हिरासत में क्यों लिया गया है, मुझे अरेस्ट क्यों किया गया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी जज के समक्ष वो पेश करना। 24 घंटे के अंदर अंदर उसको कहां पर पेश करना पड़ेगा, दंडाधिकारी जज के पास है वो पेश करना पड़ेगा। बट इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस 24 घंटे के अंदर कौन सा टाइम नहीं रहेगा, आने जाने का, आने जाने का समय, आने जाने का समय मींस ट्रेवलिंग टाइम। कि मान के चलो किसी को आउटर स्टेट से पकड़ के लेके आ गए, ठीक है, और उसमें 10-12 घंटे भाई उसी में लग गए और उसके आगे फिर उसके ये थोड़ी ना कि आते ही उसको सीधा दंडाधिकारी के समक्ष ले जाएंगे, आगे भी प्रोसीजर होता है। तो इसलिए इसमें क्या कहा गया कि वो 24 घंटे का जो टाइम है वो पर्टिकुलर प्लेस पे आने के बाद शुरू होगा, ठीक है। उसका जो आने जाने का जो समय है, ट्रेवलिंग टाइम है, वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। फिर उसके बाद है उसे अपनी मर्जी से, उसे किसको, जिसको अरेस्ट किया गया है वो पर्सन अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के वकील से वो क्या करता है, सलाह लेने का अधिकार है कि जिस भी वकील से उसका मन करे उससे वो सलाह मशवरा कर सकता है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आज हमने किए हैं आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आर्टिकल 23 से 35 तक। आई होप आपको वीडियो प्रॉपरली पसंद आई होगी। और ये कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इनको जरूर बार बार अगर आप रिवाइज करोगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर आप करोगे तो आपको ये प्रॉपरली वो लर्न हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।